हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम साइंस का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पहले करेंट अफेयर्स का 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इस साइंस का आज मेरा पहला लेक्चर है। शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर विद्युत से, और इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें विद्युत धारा से शुरुआत कर रहे हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि करंट होता क्या है। तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को जो है धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो धारा कहते हैं। और धारा को दर्शाते क्या चीज है, तो आई से। और आई बराबर फॉर्मूला कुछ होता है क्यू बटा टी। क्यू है आवेश और टी है समय। तो ये हो गया कि धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। अब इसका एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर अदर यूनिट पूछा जाए आपसे तो कूलम पर सेकंड होता है। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा। कूलम पर सेकंड कैसे होता है, तो आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलम और समय का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो इसीलिए विद्युत धारा का एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकंड, या अदर यूनिट में हो जाएगा एम्पियर। इसके बाद जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को मापते का चीज से है, तो ए मीटर से। ए मीटर एक तरीके का डिवाइस है जिसके मदद से हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो ए मीटर होता है उसको सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को सर्किट में श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बनता है। फिर है कि इससे क्या चीज से मापा जाता है, तो ए मीटर से एसआई यूनिट क्या होता है, इन सभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, अभी हाल फिलहाल दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अब क्वेश्चन दूसरा दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 6.25 गुने 10 के पावर 18 होती है इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए हम ये दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आज का अगला टॉपिक है विद्युत विभव या विभवांतर, जिसको हम भी से इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में या आवेश के ले जाने में जो वर्क करते हैं उस वर्क को बोलते हैं विद्युत विभव या विभवांतर। अब इसका फार्मूला, इसको इंडिकेट दर्शाते का चीज है, तो भी से। भी बराबर फार्मूला कुछ होता है, तो डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है, तो कार्य है, किया गया कार्य, और क्यू क्या है, तो आवेश है। यानी कि विद्युत विभव या विभवांतर का जो फार्मूला होता है वो होता है कार्य बटा क्या हो गया, तो आवेश। अब इसका ऐसा यूनिट आ जाइए। तो कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल और आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो इसीलिए जो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा जूल पर कूलम, और इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो डायरेक्ट ही आप याद रखिएगा कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हिंदी में बोले विद्युत विभव या विभवांतर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अदर मात्रक क्या होता है, तो जूल पर कूलम होता है। और वोल्टेज को मापने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है, तो वोल्टोमीटर है। अब जैसे ए मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता था, उसी तरीका से वोल्टोमीटर को जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इंडिकेट किए। इसमें वही पॉइंट इंडिकेट किए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तीन डाटा है, जिसमें से 2 डाटा दे दिया हुआ रहेगा और एक डाटा पूछेगा, तो इसीलिए आप उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है टॉपिक ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से तो इनफिनाइट क्वेश्चन, अनंत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल गया है। तो ओम्स लॉ पहले होता क्या, इस समझ लेते हैं। तो नियत ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी चालक से जो पास हुआ जो धारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत विभव का। यानी कि सिंपल सा भाषा में बोले तो जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। ठीक, तब वोल्टेज कांस्टेंट टेम्परेचर या नियत ताप पे वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। इसी को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं।
अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया कि V बराबर होता है IR। V क्या है तो वोल्टेज, I क्या है तो करंट, R क्या है तो रेजिस्टेंस। हिंदी में V है विभवांतर, I है, I क्या है तो धारा और R क्या है तो प्रतिरोध। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आ गया V बराबर IR, ठीक है, जहाँ पे R क्या है तो प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के लिए पूछ देता है ज्यादातर। तो देखिए जो चालक होता है, जैसे इसको हम मान लिया कि कंडक्टर है, तो इस चालक में जो आवेश, जो विद्युत धारा के फ्लो का जो विरोध करता है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। जैसे इसमें मान लीजिए कि विद्युत धारा फ्लो कर रहा है और उसका जो विरोध करे उसी को क्या कहते हैं तो रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर प्रतिरोध कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं तो प्रतिरोध कहते हैं। इससे एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक आची होता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ये क्वेश्चन कई बार दिख चुका है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब देखिए मान लीजिए ना, प्रतिरोध से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रतिरोध कौन कौन से कारक पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तब प्रतिरोध जो है वो 4 फैक्टर पे यानी 4 कारक में डिपेंड करता है। जैसे ये मान लीजिए कि एक चालक है, तो इस चालक का प्रतिरोध कौची पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। तो पहला लेंथ, इसका लंबाई पे। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइड वाला को, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके अलावा ये जो चालक है का चीज का बना हुआ है, पदार्थ की प्रकृति। और चौथा तापमान। तो 4 चीज पे डिपेंड करेगा। तो यही कह रहे हैं कि प्रतिरोध जो है वो 4 कारक पे डिपेंड करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे। अब देखिए रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, लंबाई पे। अगर हम किसी भी चालक का लंबाई बढ़ा देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर किसी भी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इन दोनों इक्वेशन को अगर मिलाते हैं तो यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आता है कि R बराबर डेल L बटा A। ये डेल्टा क्या चीज है, तो डेल्टा को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। यानी कि इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे रजिस्टेंस जो है 4 चीज पे डिपेंड करता था, उसी तरीका से जो प्रतिरोधकता है वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है, तो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। अब है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। जैसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक से क्वेश्चन आता है, उसी तरीका से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, और ये केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो लिखे है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखता है कि अगर रेजिस्टेंस, अगर लेंथ लंबाई को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर लंबाई को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा। लेकिन एरिया को अगर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 4 गुना घट जाएगा। तो ये मतलब डायरेक्टली इन्वर्सली का केस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आगे अगला टॉपिक है प्रतिरोधकों का संयोजन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को 2 तरीका से कंबाइन किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दूसरा पार्श्व क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ से क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा समान होता है, यानी करंट जो है एक जैसा होता है, करंट सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो अलग अलग होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए ना कि इस तरीका से सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये एगो रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो करता है तो करंट जो होता है ना सबको बराबर मिलता है। इसको I करंट मिला तो इसको भी I करंट मिलेगा, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। अगर इसको V1 वोल्टेज मिल रहा है तो इसको V2 वोल्टेज मिलेगा। कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है करंट सेम मिलेगा लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो श्रेणी क्रम संयोजन में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। जितने भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है सबको जोड़ देंगे। और वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा हो जाता है, उसमें धारा समान होता था, इसमें धारा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन उसमें विभवांतर अलग अलग होता था, इसमें विभवांतर समान हो जाएगा। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
इसके लिए एक फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rn। यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जितने भी वहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है सबका हम इन्वर्स करके वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा पार्श्व क्रम संयोजन, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं जूल का तापन नियम, इंग्लिश में कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या इसका पहले तो कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका दूसरा नाम क्या है तो जूल का तापन नियम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो जूल का तापन नियम से जाना जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, आई है करंट, आर है रेजिस्टेंस, टी है टाइम। तो यहाँ से ही वाला फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा क्या क्यों होता है कि जैसे कि जब कोई भी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल जो होता है ना, जब उससे करंट पास करता है तो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल से जब धारा करंट पास करेगा तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तो विद्युत हीटर में, आयरन में, टोस्टर में, फ्यूज में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन जो है किस पे काम करता है तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे काम करता है। इसी तरीका से इन सभी ऑब्जेक्ट जो है उसी तरीका से काम करता है। आगे है विद्युत शक्ति, यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा खपत की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा खपत की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का 3 फार्मूला जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। P बराबर VI, V है वोल्टेज, I है करंट। दूसरा P बराबर I स्क्वायर R, I है करंट, R है रेजिस्टेंस। तीसरा P बराबर V स्क्वायर बटा R, V है वोल्टेज, R है रेजिस्टेंस। तो इन 3 फार्मूला हो गया। इसका एसआई मात्रक से क्वेश्चन देख जाएगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो वाट होता है, और कमर्शियल यूनिट यानी व्यावसायिक मात्रक आपसे पूछे तो किलोवाट आवर होता है। और किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। ये क्वेश्चन तो हजारों हजार बार दिख चुका है एग्जाम में कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ से आपसे एसआई मात्रक पूछा जाएगा, अदर यूनिट पूछा जाएगा, और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है एक क्वेश्चन दिखेगा। इसके अलावा यहाँ से जो हम नोट पॉइंट बना करके लिखे अलग से लिखे थे क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में दिख जाता है। जैसे बल्ब का फिलामेंट कांची का बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही मिलेगा कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो कौन से बना होता है, टंगस्टन से। हीटर का जो कुंडली होता है जो कांची से बना होता है तो नाइक्रोम से बना होता है। हीटर का कुंडली किससे बना होता है, नाइक्रोम से। एक क्वेश्चन जो है अति बीपीएससी में पूछा गया है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एम से मिनिएचर, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर। तो एमसीबी का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक जो है तार के रंग से भी क्वेश्चन दिख जाता है। लाइव वायर का मतलब हो गया रेड, इस करंट से डिनोट करता है, करंट को बताता है। न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक और ये कंप्लीट सर्किट को बताता है। और एक होता है अर्थ वायर, इसका कलर होता है ग्रीन और ये जो है शॉक से बचाता है। मतलब लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। तीनों का काम ये है कि लाल कलर से में करंट प्रभावित होता है, न्यूट्रल वायर कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करता है और अर्थ वायर जो है वो शॉक से बचाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि समझ में आया होगा। इसी तरीका से हम जल्दी से सारा वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।